नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के ऊपर। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अगर देख रहे होंगे, आपके सामने होगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक बार पहले देख लेते हैं। लाइक डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, है ना। वो उसके बाद बताइए डेवलपिंग नेशन इंडिया के अंदर कैसा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। बताइए ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया के अंदर क्यों जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और क्या स्टेप है जो उसको सही कर सकता है, ये बताइए। इसके बाद बताइए फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ है क्या, उसका फीचर्स क्या है इंडिया में। फिर 2000 के बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में क्या ट्रेंड रहा, उसको बताइए, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। उसके बाद फिर से फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ बताइए 2004 से 2008 के बीच में कैसा रहा। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम आया, ये बताइए, ठीक है वो। फिर उसके बाद आया व्हाट इज़ द मेन ट्रेंड ऑफ कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। तो 3 बार कंपोजिशन एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन बन चुका है। फिर ट्रेड इम्बैलेंस बताइए, एक बार पहले भी बना था, वो क्या स्टेप है जो उसे करेक्ट कर सकता है। फिर 22 के अंदर जो क्वेश्चन आया है वो आया दैट इज़ पब्लिक हाउस होल्ड और कॉर्पोरेट बैलेंस के ऊपर अगर क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो लिमिट लगाया गया हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपका गोल्डन जो इकॉनमी के अंदर एक प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपके लिए अच्छा है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं हो पा रहा है ये बताइए, क्या प्रॉब्लम है, क्या सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिया गया, सही था या गलत था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। हाँ, अब हम जानते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ का सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ किसके कहते हैं। ये सिंपली क्या है, फॉरेन ट्रेड मतलब दूसरे देशों के साथ हम जो ट्रेड करें उसको लेकर के जो पॉलिसीज़ रहे। हम ट्रेड क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। बेसिकली हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हैं। तो उसको लेकर के अगर पॉलिसीज़ जो बनाया जाए कि कितना एक्सपोर्ट करेंगे, कितना इंपोर्ट करेंगे, कौन से कंट्री के साथ करेंगे, कौन से कंट्री के साथ नहीं करेंगे, तो वो होता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, ठीक है ना। कि भविष्य में हम कितना एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे, कितना इंपोर्ट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना, किस सेक्टर में ज़्यादा काम करेंगे, वो आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे, दैट इज एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज टू मेंटेन अ एक्सपोर्ट एंड द इम्पोर्ट। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज को कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज इंस्ट्रूमेंट और द गाइडलाइन। मैं एक बार इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर देता हूँ। दैट इज इंस्ट्रूमेंट और गाइडलाइन क्रिएटेड बाई द DGFT। DGFT दैट इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑन फॉरेन ट्रेड। इनके द्वारा जो गाइडलाइन बताया जाता है, इंस्ट्रूमेंट बताया जाता है ऑन व्हाट, प्रैक्टिस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है ना, ऑफ गुड्स इन इंडिया, दैट इज नोन एज व्हाट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। DGFT के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट और गाइडलाइन दिया जाता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लेकर के, उसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ओके। और इसको अनाउंस कौन करता है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये दोनों जो है वो अनाउंस करते हैं हर 5 साल पर। ये अनाउंस किया जाता है कि अगले 5 साल में कैसा होगा हमारा ट्रेड का, क्या हम लेकर के चल रहे कि हमें कितना एक्सपोर्ट करना है अगले 5 साल के अंदर। तो ये चीज़ें सरकार के द्वारा हर 5 साल के अंदर, जो लेटेस्ट है वो 2015 के अंदर नहीं, अभी 2023 के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ जो लेटेस्ट है वो आई है, ठीक है ना। 2015 के अंदर आई थी, उसको हटा दिया गया था 2021 के अंदर, उसे आप देख सकते हैं इनवैलिड उसे मारा गया था। तो अभी 2023 के अंदर आई है, उसके बारे में आगे देखेंगे कि क्या आई है, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। फिर आता है, क्योंकि क्वेश्चन आता था ये इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, इसके ऊपर भी आप प्रीवियस ईयर में अगर देखेंगे तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है। जब आप किसी बाहर वाले से ट्रेड करते हैं तो उसका क्या है, सबसे पहले एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, प्रोडक्शन में एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म्स ज़्यादा होंगे, आउटपुट ज़्यादा बनेगा, जिससे इकॉनमी में एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ज़्यादा आउटपुट बनेगा, ज़्यादा इंडस्ट्री होगा, ज़्यादा लेबर का डिमांड, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, है ना। साथ ही साथ
ट्रेड फ्लक्चुएशन, लाइक इंडिया के अंदर कोई चीज़ की शॉर्टेज हो गई तो ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्री से भी इंडिया के अंदर वो चीज़ आ रही है तो फ्लक्चुएशन कम होगा वो उस चीज़ के अंदर। गेटिंग? हाँ। फिर इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू सरकार का इंक्रीज करता है, लाइक टैक्सेस वगैरह ये सब लगाना, उससे सरकार की रेवेन्यू या लोगों की भी रेवेन्यू को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब लंबे टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइफ साइकिल किसी भी प्रोडक्ट का लंबे टाइम तक। दैट इज़ योर मल्टीपल इम्पॉर्टेंस। एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है, ट्रेड फ्लक्चुएशन को कम करता है, रेवेन्यू बढ़ाता है, ठीक है ना, लाइफ साइकिल को बड़ा करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, कि अगर किसी कंट्री को ग्रोथ करना है तो उसको सिर्फ अपनी कंट्री डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस नहीं करना होगा, उसे फॉरेन कंट्रीज के ऊपर भी, एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस करना होगा, तब ग्रोथ ज़्यादा इंक्रीज होगा, है ना। इसलिए जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर ग्रोथ किसी कंट्री को बढ़ाना है तो। लाइक ग्रोथ इन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज, किसी में भी ग्रोथ बढ़ाना हो तो FTA इज इम्पॉर्टेंट वन, है ना। लाइक वेजिटेबल, कॉटन, ये सबको दूसरे कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना, तो आपका इम्पॉर्टेंट है FTA। उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो है वो फार्मर को इंस्पायर करता है कि वो ज़्यादा काम करे, ज़्यादा वर्क करे, ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, ज़्यादा पैसा कमाए, तो ये इंस्पायर करता है ना, जिससे उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो भी इंक्रीज करेगा। ओके, हाँ। फिर क्या आता है, दैट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज जो है ना, हर एक कंट्री के अंदर जो है वो GDP के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, बिल्कुल बात है। एक्सपोर्ट जो होता है, वी नो y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX। NX क्या था, X माइनस M। X क्या था, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, अगर X बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा, GDP बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के कारण आपका GDP बढ़ेगा, और इम्पोर्ट इंक्रीज होने के कारण आपका GDP कमेगा। तो आपका GDP एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण बढ़ता है। तो ये चीज़ें, साथ ही साथ ये FTA जो है वो इनोवेशन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करता है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जो कि अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज किस तरीके के टूल काम करता है। ये टूल काम करता है, दैट इज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अमॉन्ग कंट्रीज, है ना। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में काम करता है। लाइक अगर पाकिस्तान जो है वो पुलवामा अटैक किया तो क्या किया गया, सारे ट्रेड जो है पाकिस्तान के साथ वो ख़त्म कर दिए गए, ठीक है ना। तो ये डिप्लोमेटिक की भी तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज काम करता है। सेम एग्जांपल दिया हुआ है, इंडिया एक्सपोर्ट स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज और गुड टू द पाकिस्तान ड्यू टू द पुलवामा अटैक। तो दिस आर द इम्पॉर्टेंस कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, ग्रोथ के अंदर, GDP के अंदर। उसके बाद एक तरीके से ये जो है वो रिलेशनशिप, दैट इज़ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में इम्पॉर्टेंस ये है ना। तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंस फैक्टर। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज द रोल ऑफ FTA। ये भी इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर में कि रोल बताइए FTA का क्या है। तो देखिए, आज के सिनेरियो में कोई भी कंट्री जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता कि सारा गुड वही बनाएगा, नहीं जी। जिस चीज़ में कंट्री का कॉम्परेटिव एडवांटेज है, क्योंकि प्रीवियस में, पास्ट में ये देख करके पछता चुका है कंट्री जो है, इंडिया भी पछता चुका है कि मैं ही सारा गुड बनाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं, ना तो आपका लॉस होगा, आपका इकॉनमी के अंदर इनएफिशिएंसी आएगी, है ना, जो इंडियन इकॉनमी के अंदर हुआ 60 से 80 के बीच में। तो आज के केस में कोई भी कंट्री जो है वो सारा गुड नहीं बना सकता। जिस केस में आपका कॉम्परेटिव एडवांटेज है, जिस गुड के अंदर आपका कॉम्परेटिव एडवांटेज है, आप वैसे गुड को बनाएं। जिसमें नहीं है, आप वैसे गुड को इंपोर्ट करें। जिसमें है वैसे गुड को बनाएं और बाहर एक्सपोर्ट करो। और ऐसे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी का एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ करेगा, वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना सारा। आप पढ़ सकते। फिर आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल है। सबसे पहला रोल क्या है कि फॉरेन ट्रेड, पहला जो रोल है वो क्या है कि फॉरेन ट्रेड जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लाइक पाकिस्तान अगर एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का अदर कंट्रीज़ का, ठीक है ना,
और इम्पोर्ट कर रहा है कैपिटल गुड दूसरे कंट्री से, तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान का इंक्रीज़ किया, क्योंकि जिसमें उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में वो बेच दिया, जिसमें उसका नेगेटिव था कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको मंगा लिया, ठीक है ना, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके कंट्री का इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, डॉलर अर्न करते हैं, है ना, इंपोर्ट से डॉलर देना पड़ता है, तो इस कारण फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होता है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरीके से पॉवर्टी को कम करने में, अदर प्रोडक्टिव पर्पज से आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मार्केट एक्सपेंशन। अब आप बताइए कि अगर कोई इकॉनमी क्लोज्ड है तो उसका मार्केट लिमिटेड है कि सिर्फ इंडिया में ही वो बेच सकता है, लेकिन अगर वो इकॉनमी ओपन है तो वो फॉरेन में भी बेच सकता है, जिससे मार्केट क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, है ना। मार्केट एक्सपेंशन होने के कारण वो प्रोडक्ट जो है इंडिया जो है वो ज़्यादा देशों के अंदर वो बेच पाया जाएगा, ज़्यादा देशों के अंदर ट्रेड कर पाएगा और वहाँ से वो अपने जीडीपी को इंक्रीज करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंक्रीज करता है कि आपने आपका अगर इकॉनमी ओपन है तो फॉरेनर जो है आपके कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, या एफपीआई या एफडीआई आएगा, है ना, या आपके कंट्री से बाहर जा रहा होगा एफडीआई एफपीआई। तो इस तरीके से ये इंक्रीज करता है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक इंक्रीज करना, डेट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर को इनकरेज करना कि आइए आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए, लाइक पीएलआई स्कीम में कि आइए आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई एफपीआई मैंने अभी बताया। नेक्स्ट वन इज नेशनल इनकम को इंक्रीज करता है, बिल्कुल सही बात है, जीडीपी को बढ़ाता है, बता रखा है। अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि सपोज ओनियन का प्रोडक्शन इंडिया कर रहा है तो ये ओनियन सपोज 25 रुपये किलो मिल रही है, इनिशियली जो है वो ओनियन कितने 25 रुपये किलो अगर मिल रही है, लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो जाता है कि शॉर्टेज हो जाता है ओनियन का, है ना। शॉर्टेज हो जाने के कारण उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट से ओनियन आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है इंडिया के अंदर, तो शॉर्टेज नहीं होगा, सप्लाई सेम रहेगा, प्राइस सेम रहेगा, इसलिए जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है उसको कम करेगा, प्राइस को स्टेबल करेगा। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का मतलब इंडिया अगर लेबर इंटेंसिव गुड बनाने में अगर सक्षम है, अच्छा अगर है, तो इंडिया को लेबर इंटेंसिव गुड वो बनाएगा, उसके अंदर वो स्पेशलाइज होगा, वो वर्क करेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल उसके अंदर होगा, और जिसके कारण वो ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा, ज़्यादा गेन कर पाएगा। तो जिसमें आपका एडवांटेज है वो आप काम करिए, उसमें आप स्पेशलाइज होगी, दैट इज़ योर, है ना। तो फॉरेनर, कोई फॉरेन कंट्री जिसमें स्पेशलाइज होगा, लाइक यूरोपियन यूनियन अगर कार बनाने में स्पेशलाइज है तो वो कार बनाएगा और हम कार खरीदेंगे, और हम बाहर उनको कपड़े, जूते, चप्पल, क्लॉथ्स, तो ये हम लोग उनको बेचेंगे। नेक्स्ट वन इज रिमूव मोनोपॉलिस। मोनोपॉलिस को रिमूव करता है, लाइक कोई अगर इंडिया के अंदर मोनोपॉलिस बना रखा है जिसके कारण वो प्राइस क्या चार्ज कर रहा है, हाई चार्ज कर रहा है। अब फॉरेन कंट्री वाले आएंगे इंडिया के अंदर प्राइस सस्ता लेकर के, और क्या सारे लोग फॉरेन कंट्री वाला गुड्स खरीदने लगेंगे, जिससे मोनोपॉलिस क्या हो जाएगा, रिमूव, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। इस कारण ये कंपटीशन को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट वन इज रिमूव फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज अगर कंट्री के अंदर है उसको कम करेगा, क्योंकि बाहर से फूड वो लाएंगे हमारे देश के अंदर बेचेंगे, तो शॉर्टेज आपका कम करता है। नेक्स्ट वन है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मर लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा वेट राइस प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा इनकम होगा, तो प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट इंक्रीज करता है, ठीक है। आप इसमें से कोई भी 5-10 पॉइंट उठाइए और रोल में लिख देना है, लाइक एम्प्लॉयमेंट को आपका इंक्रीज करता है, जीडीपी को आपका इंक्रीज करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपका इंक्रीज करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका इंक्रीज करता है ना, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है। तो आपका जो 5-10 पॉइंट मन करे वो उठाइए और लिख देना है। इम्पोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड, मतलब लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान इम्पोर्ट वेरियस कंज्यूमर गुड फ्रॉम अदर कंट्री which are not produced in India or Pakistan. Today the shortage of any consumer good can be removed through the international trade, है ना, कि जो कंज्यूमर गुड हम नहीं बना पा रहे वो बाहर से हम मंगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लोकल प्रोडक्ट। बाहर वाले के आने से क्या होगा
कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या होगा, क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा, समझ लो ना। नंबर ऑफ फर्म, अब आपको अगर सेल करना है तो ज़्यादा फर्म है तो उससे अच्छा बेहतर आपको करना होगा, तो उससे क्वालिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल इकोनॉमीज का मतलब है कि जो फॉरेन ट्रेड है ना, वो क्या करता है कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्रिएट करता है, दैट इज लार्ज स्केल इकोनॉमीज क्रिएट करता है इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन विथ फॉरेन प्रोड्यूसर। हमारे जो डोमेस्टिक फॉर्म है उनका कंपटीशन होता है फॉरेन प्रोड्यूसर से, जो कि अच्छा बात है, जिसके कारण प्राइस जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, कम चार्ज करते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद यूजफुल फॉर वर्ल्ड पीस। वर्ल्ड पीस के लिए यूजफुल है, क्योंकि एक जो कंट्री है वो दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है ना, या वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों आपस में डिपेंडेंट है, दोनों जो है आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, आपस में बातचीत हो रहा है, जिस कारण पीस बनाए रखते हैं, समझ रहे हो ना। बातचीत होना मतलब हल निकलना, बातचीत अगर ख़त्म है तो हल नहीं निकलेगा, तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप होने के कारण वर्ल्ड में पीस बना रहता है। नेक्स्ट वन इज इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कैपिटल गुड दैट इज़ कॉम्परेटिव एडवांटेज नहीं है, टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं है, तो ये बाहर से मंगाएगा, इंपोर्ट करेगा, दैट इज़ एडवांटेज, अच्छी बात है। ओके, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है द कंट्री नॉट ओनली प्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट बट ऑल्सो रिड्यूस द डेफिसिट। मतलब ये जो टेक्नोलॉजी मंगाया है उसका यूज़ करके, ठीक है, इंडिया क्या करेगा, जो इम्पोर्ट किया जा रहा है चाइना से, जो टॉय या फिर फ़ोन वगैरह जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो इंडिया में बनाना स्टार्ट करेंगे और इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे। गेटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन ट्रेड के कारण बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि अब हमें ग्लोबल मार्केट्स पूरा हमें पता है कि इकॉनमी का क्या है क्या नहीं है। नंबर ऑफ फर्म अगर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा आपका डाटा होगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी, है ना। डिस्कस, एक्सचेंज व्यू करेंगे आपस में। फिर डिसमेंटलिंग ऑफ नॉलेज, मतलब कि कोई अगर यूएसए का कोई अगर एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका अगर नॉलेज ज़्यादा है ना, स्किल अगर ज़्यादा है, इंडिया के अंदर वो आएगा, है ना, उससे नॉलेज क्या होगा, दूसरे को मिलेगा, ठीक है ना, उसका एक्सपीरियंस दूसरे को मिलेगा, जिससे क्या होगा, इंडिया वाले लोगों को, इंडिया वाले फर्म को गेन होगा। नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस, मतलब आपस में इकॉनमी आपस में क्या इंटरडिपेंडेंस है, कि एक इकॉनमी के खराब होने के कारण दूसरा इकॉनमी भी चौपट, और एक इकॉनमी अच्छा कर रहा है तो दूसरा इकॉनमी भी अच्छा, ठीक है ना, ये चीज़। फैक्टर प्रोडक्टिविटी। फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब आपका जो फैक्टर है लाइक लैंड लेबर वगैरह, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है, लेबर का वेज इंक्रीज करता है ना, ये चीज़। क्योंकि फॉरेन फर्म भी यहाँ आकर के खोल रहे हैं तो वो डिमांड करेंगे लेबर का, डिमांड अगर लेबर का ज़्यादा करेंगे तो वेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वेज फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो आपका जो मन करे ना वो 5-10 उठा लो, लिख डालना। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फीचर ऑफ एफटीए, क्योंकि फीचर भी पूछ चुका है आप प्रीवियस ईयर में। तो फीचर क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज का? पहला है नेगेटिव ट्रेड, दूसरा है चेंजिंग इंपोर्ट, तीसरा डाइवर्सिफाई इन एक्सपोर्ट, चौथा ट्रेडिंग थ्रू सेलेक्टेड पोर्ट, पांचवा ट्रेड ड्यूरिंग मैरीटाइम, छठा वर्ल्ड वाइड ट्रेड, नेक्स्ट वन प्लेस ऑफ इंडिया इन ओवरसी ट्रेड। तो ये जो है आपका फीचर है। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज के अंदर पढ़ेंगे कि क्या ये फीचर है, ठीक है, क्या चीज़ से रिलेटेड है। तो पहला आपका है निगेटिव ट्रेड। निगेटिव ट्रेड के का मतलब क्या है कि अगर जो कंट्री कैपिटल गुड्स, जो कंट्री इंपोर्ट अगर ज़्यादा करता है दैन एक्सपोर्ट, तो उस कंट्री के अंदर क्या है, निगेटिव ट्रेंड होंगे। गेटिंग, दैट इज एक्सपोर्ट बाय इंडिया कुड नॉट कीप अप द पेस, है ना, बट जो इंपोर्ट है इंडिया के अंदर वो क्या है, ह्यूज है, ह्यूज स्केल पे है। तो ये क्या है, नेगेटिव ट्रेंड है कि इंपोर्ट इज ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इज नेगेटिव फॉर द कंट्री, क्योंकि यहाँ से पैसे जा रहे हैं, डॉलर वो डिमांड कर रहा है, दैट्स वाई। तो ये आपका नेगेटिव ट्रेंड बताता है। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट जो है वो चेंज होते रहता है, पर लाइक इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया जो है वो इंपोर्ट किया करता था फूड का, राइस का, वीट का, है ना, लेकिन अब जो इंडिया है वो जो है वो इंपोर्ट करता है क्या चीज़ का, कैपिटल गुड का, ऑयल का, ठीक है ना। तो इस चीज़ का, तो आपका क्या इंपोर्ट जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। यही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्यू ईयर को इंडिया जो है वो फूड ग्रेन का, लेकिन अब जो है वो ऑयल का,
ठीक है ना, कैपिटल गुड का ये चीज़। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द प्रीशियस स्टोन हैव इंक्रीज, आगे हम लोग देखेंगे। डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट, डाइवर्सिटी इन एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एक्सपोर्ट आप अलग अलग कॉमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका लिमिटेड ही एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ में। लाइक इंडिया जो है वो 7,000 कॉमोडिटी के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। आफ्टर 1991 रिफॉर्म के बाद इंडिया जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है किसका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। ये सर्विसेज सेक्टर में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मेजर एक्सपोर्टर है। ओके, हाँ। उसके बाद आता है कि हाँ जो एक्सपोर्ट है ज़्यादातर वो यूएसए का, जापान का सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, ये चीज़। फिर आता है ट्रेडिंग थ्रू सेलेक्टेड पोर्ट, मतलब कि सेलेक्टेड पोर्ट के थ्रू ट्रेडिंग करना। इंडिया के अंदर 12 सेलेक्टेड पोर्ट है, 12 मेजर सेलेक्टेड पोर्ट है जिसके थ्रू ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। ये 5वां आपका है दैट इज़ मैरीटाइम। मैरीटाइम का मतलब है कि 95% जो एक्सपोर्ट है इंडिया का, ये इंपोर्ट जो है वो किससे, सी के रूट से आता है, सी के रूट से आता है ना। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क भी हमारा है, लाइक चाइना, लाइक बांग्लादेश, उसके अंदर भी क्या है कि चाइना के अंदर आपका बहुत ज़्यादा हिल है ना, बहुत ज़्यादा पहाड़ है, हिमालय है। इस कारण एक्सपोर्ट का वो रोड है नहीं, इस कारण हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते लाइक लैंड से जा कर के, ठीक है ना। इसलिए आपका समुद्र के थ्रू ही हमारा मैक्सिमम जो है वो एक्सपोर्ट होता है, 95% एक्सपोर्ट। ओके, हाँ। फिर वर्ल्ड वाइड ट्रेड, वर्ल्ड वाइड ट्रेड का मतलब क्या है कि आप किसी भी कंट्री के, वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लाइक इंडिया जो है वो 190 कंट्रीज़ के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। ट्रेड रिलेशन विथ ऑलमोस्ट ऑल द रीजनल इन द वर्ल्ड, इंडिया एक्सपोर्टेड टू मोर देन 190 कंट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज फेज ऑफ इंडिया इन ओवरसी ट्रेड, मतलब इंडिया के अंदर जो है वो बाहर वाले आकर के बेच सकते हो। ओवरसी जो है, ओवरसी ट्रेडर जो है वो इंडिया के अंदर बेच सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का 16% पॉपुलेशन है और इंडिया के अंदर मार्केट साइज लार्ज है, जिस कारण जो फॉरेन प्रोड्यूसर है, जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए एक इंडिया अच्छा डेस्टिनेशन है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो वो अच्छा है कि इंडिया में आकर के वो बेच सकते हैं, दैट इज़ प्लेस ऑफ इंडिया इन द ओवरसी ट्रेड। सो दिस आर द फीचर, ये फीचर था लाइक नेगेटिव, आपका नेगेटिव ट्रेड, चेंजिंग एक्सपोर्ट, डाइवर्सिफाई इन एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद चेंज इन इम्पोर्ट, है ना। उसके बाद पोर्ट वाला, फिर उसके बाद मैरी टाइम वाला आया, फिर वर्ल्ड वाइड वाला आया, एंड लास्ट ऑफ ऑल ओवरसी ट्रेड। तो दिस इज, अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कंपोजिशन बताइए, ठीक है ना। पहला कंपोजिशन बताइए, दूसरा डायरेक्शन बताइए। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करें। तो इंडिया के अंदर क्या कंपोजिशन था 1960 से लेकर के 2011 तक, 1960 से। तो 1960s की अगर बात करते हैं तो 1960s में क्या रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ अपनाया गया। कौन सा पॉलिसीज़ इस टाइम पे था? रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, है ना, कि फॉरेन इन्वेस्टर इज़ नॉट अलाउड, बाहर हम ना ज़्यादा, बाहर से ना हम ज़्यादा मंगाएंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, ये नज़र था रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़। तो अगर एक्सपोर्ट के अंदर अगर बात किया जाए, कंपोजिशन क्या था इंडिया का, किस किस चीज़ का था, तो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा, क्योंकि एग्रीकल्चर उस टाइम पे जो था वो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा था कितना, 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का, तो ये एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाँ। उसके बाद आता है 1970, एग्रीकल्चर थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ ग्रीन रिवोल्यूशन आने के कारण, मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्रीज़ हुआ क्योंकि पीएसयू आया, पीएसयू वगैरह का गठन किया गया, है ना, जिसके कारण एक्सपोर्ट इसके अंदर भी बढ़ा। उसके बाद जो मेन आता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन आने के कारण जो मेन इम्पैक्ट क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं ये 487 है, और ग्रीन रिवोल्यूशन आने के कारण जो एक्सपोर्ट है व्हीट राइस का वो कितना हो गया 2057, दैट इज 2057, कितना इंक्रीज़ कर गया, 5 टाइम आपका लगभग इंक्रीज़ कर गया। तो आप सोच सकते हो ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव एक्सपोर्ट के ऊपर क्या पड़ा। उसी तरीके से आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी इंक्रीज़ किया, ठीक है, ये टाइम पे।
क्यों इंक्रीज़ किया? बिकॉज इस टाइम पे 80s 81 के टाइम पे जो है वो लिबरल पॉलिसीज़ अपनाया गया। लिबरल पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजी जो है वो बाहर से मंगाया जाता था। लिबरल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउ किया गया था। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, है ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वाले लेक्चर में। नहीं देखे हैं तो नीचे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पर से आप जा करके इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का लेक्चर देखिए, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ किया क्योंकि यहाँ पे लिबरल पॉलिसीज़ अपनाए गए। वैसे ही देखो फिर से इंक्रीज़ किया यहाँ पर वो 1991 में फिर से आपका इंक्रीज़ ही किया। लेकिन जैसे ही आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है उसके बाद जो इंटेंसिटी था इंक्रीज़ का वो बहुत तेज़ हो गया, बहुत तेज़ हो गया। आप सोच सकते हो 6000 से 29,000 हो गया। 6000 से आपका कितना हो गया? आपका 6000 से 29,000 हो गए। कितना तेज़ी से इंक्रीज़ किया ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते 23 से 1,61,000 हो गया। समझ रहे हो? ये मिलियन डॉलर में होगा, मिलियन डॉलर में। तो 23 से 1,61,000 हो गया। वैसे ही सारा देखिए 55 से 33, मतलब आपका जो फास्टर जो इंटेंसिटी है वो तेज हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद एक्सपोर्ट का गति तेज हो गया और उससे पहले एक्सपोर्ट का गति कम था क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ अपनाया जा रहा था इंडिया के अंदर और इंडिया का ग्रोथ अच्छा नहीं था। समझ रहे हैं? लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद इंडिया का ग्रोथ अच्छा हुआ और जिससे एक्सपोर्ट भी अच्छा हुआ और सभी चीज़ आप देख सकते हो, सभी चीज़ में 100% 200% का इंक्रीजमेंट है। ओके, 10-11 में भी आप देख सकते हो इंक्रीज़ किया। 29,000 से 1,81,000 हो गया, ठीक है ना। 4,000 से 40,000 हो गया। तो ये सारा आपको याद क्या रखना है? सिंपल एक चीज़ बस आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो एक्सपोर्ट था वो क्या था, उसका इंटेंसिटी कम था और उसका वो ग्रोथ रेट जो था वो कम था। और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो ग्रोथ रेट था, जो एक्सपोर्ट करने की गति थी वो बहुत तेज़ थी, ठीक है। हाँ, अब इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट इंडिया के अंदर अगर किया जाए तो इंपोर्ट फूड वगैरह सबका किया जाता था क्योंकि आज़ादी के टाइम पे इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट नहीं हुआ था फूड के अंदर, है ना। हमारे देश के अंदर इतना फूड नहीं उपज होता था जितना सारे देश डिमांड करते थे, इसलिए बाहर से फूड मंगाया जाता था यूएसए वगैरह से, तो आया करता था। रॉ मटेरियल का बाहर से मंगाया जाता था, कैपिटल गुड बाहर से मंगाया जाता था। तो ये सारा चीज़ तो ये चलता रहा 80 तक आपका मंगाया गया। उसके बाद जो है वो आपका इंडिया क्या हुआ, सेल्फ रिलायंट हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण। उसके बाद नहीं मंगाना पड़ा, समझ रहे हो ना। उसके बाद इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं थी फूड मंगाने की क्योंकि इंडिया सेल्फ रिलायंट हो गया। अब रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल देखो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं, इंडिया खुद अपना रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहा था। उसके बाद कैपिटल गुड की बात करते हैं तो कैपिटल गुड हमेशा इंक्रीज़ करते रहा, हमेशा बढ़ते रहा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद कैपिटल गुड का देखिए 10,000 से 28,000, तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर गई कैपिटल गुड की। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट है 28 से 28,000 ही है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको क्या यहाँ से पता हो जाना चाहिए, ये आपको ट्रेंड बताएगा। अब ट्रेंड क्या बताता है कि इम्पोर्ट आपका हो रहा था 1950s में 1025 मिलियन डॉलर का और एक्सपोर्ट आप कर रहे थे 947 का। तो इंपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं दैन एक्सपोर्ट, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो क्या है, निगेटिव के अंदर। क्या है, निगेटिव के अंदर। ये दोनों को ऐड किए तो 1972 हुआ है, तो निगेटिव के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे ये जो निगेटिविटी है वो इंक्रीज़ कर रही है ना। 70s में डिक्रीज़ की, लेकिन 80s के टाइम पे जो हम लोग पढ़े हैं कि 80s के टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार और राजीव गांधी की सरकार में बाहर से लोन ज़्यादा लिया जा रहा था, बाहर से टेक्नोलॉजी ज़्यादा लिया जा रहा था, इंपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा था दैन एक्सपोर्ट, जिसके कारण जो है वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत इंक्रीज़ किया, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे भी वर्स्ट चीज था आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज़ -10,000, है ना, मिलियन डॉलर। उसके बाद 2010-1 में आपका 27,000, अभी भी आपका कम था, बहुत ज़्यादा था, है ना। उसके बाद 10-11 में
54। समझ रहे हो, मतलब इंपोर्ट की गति क्या होती जा रही है, तेज होती जा रही है, और एक्सपोर्ट की गति क्या उतना तेज नहीं है। इंपोर्ट इंडिया के अंदर 12,000 से 43,000 है ना, 12,000 से 12,000 है यहाँ पे कितना है, 6,000 है, 43 है यहाँ पे 32 है। इंटेंसिटी जो इम्पोर्ट का है वो क्या है, तेज है। इंडिया के अंदर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है सभी पीरियड ऑफ टाइम में, और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ रहे हो, एक्सपोर्ट का जो गति है तेज होने की वो कम है इंक्रीज होने की, और इंपोर्ट का जो गति है वो क्या है, ज़्यादा है, जिसके कारण जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंडिया का वो क्या है, नेगेटिव के अंदर है। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, और आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो और तेज़ी से डिटोरिएट करने लगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड देखिए 10,000 से कहाँ पहुँच गया, ये 27,000 पे, और 27,000 से कहाँ पहुँच गया, 54,000 पे। तो ये और तेज़ी से डिटोरिएट करने लगा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। इंपोर्ट आपका ज़्यादा आने लगा दैन एक्सपोर्ट, देख सकते हो आप यहाँ पे, जिसके कारण बैलेंस ऑफ ट्रेड ये। तो आप इससे आप फाइंड करके बताओगे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इंडिया का हर पीरियड ऑफ टाइम में क्या है, लगभग नेगेटिव के अंदर है, सभी पीरियड ऑफ टाइम में, जिसमें जो 90s 80 और 80 से 90 के बीच में जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, वर्स था, है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था, वर्स था, ठीक है। उसके बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसके कारण जो इम्पोर्ट की आने की जो गति है वो ज़्यादा है देन एक्सपोर्ट करने की गति। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, तो ये बस आपको 3 चीज़ें ये डाटा से पता करनी। आपको डाटा नंबर तो याद होगा नहीं, ठीक है ना, आपको सिंपल ये चीज़ें याद करनी है कि क्या ट्रेंड था, बस। ओके, नेक्स्ट वन है डायरेक्शन, क्योंकि हम लोगों ने कंपोजिशन देख लिया। देखिए कंपोजिशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कौन से सेक्टर क्या कितना कंट्रीब्यूशन था, लाइक एग्रीकल्चर का, लाइक कैपिटल का, लाइक मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन था एक्सपोर्ट के अंदर, इंपोर्ट के अंदर, ये चीज़ें। और डायरेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि कौन से देश के साथ कितना कंट्रीब्यूशन है, किस देश के साथ क्या ट्रेड किया गया, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया, तो वो डायरेक्शन के अंदर बात होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर बात करते हैं तो देखिए 90s के टाइम पे आपका बात किया जाए तो आपका जो डायरेक्शन है यूएसए से आप जो एक्सपोर्ट करते थे यूएसए को, वो कितना 14% था, टोटल एक्सपोर्ट का शेयर में 14%, सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इंपोर्ट जो करते थे 12%, सबसे ज़्यादा। तो यूएसए से सबसे ज़्यादा आप ट्रेड करते थे, समझ रहे, इकोनॉमिक रिफॉर्म के टाइम पे। और अभी की बात करते तो अभी 2008-9 के टाइम अगर बात करते तो यूएसए को एक्सपोर्ट 11% का और इंपोर्ट यूएसए से 6% का, समझ रहे हो। तो अभी भी यूएसए से जो है वो सबसे ज़्यादा हम ट्रेड करते हैं, सबसे ज़्यादा शेयर है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर यूएसए से, ये ध्यान रहना चाहिए। पहले जो था हमें ये 14% है, ये 12% है, मतलब 2% का हमारा फ़ायदा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव के अंदर था, ठीक है ना, यूएसए से। अब यहाँ 11% है, ये 6% है, अब यहाँ पे 5% का बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव के अंदर है। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ, उसी तरीके से आप यहाँ पर ये डाटा में क्या देख सकते हो कि सरप्लस आपका हमेशा सरप्लस रहा, ठीक है ना। 1990 से 2010 तक सरप्लस कौन से कंट्री के साथ हमेशा रहा, यूएसए, और कि कौन से कंट्री के साथ, यूके अगर आप देखते हैं तो देखिए 6.5 6.7, तो थोड़ा सा नेगेटिव के अंदर है। लेकिन इस टाइम देखिएगा तो 3.6 1.9, तो आपका लगभग 1.7% का आपका क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है ना। तो लगभग यूएसए और यूके से आपका हमेशा सरप्लस में रहा। डेफिसिट में किसके साथ रहा है, डेफिसिट आपका हमेशा रहा है जर्मनी के साथ, ये देखिए 7.8, ये 8% इम्पोर्ट किए, ये 3.4 आपका है एक्सपोर्ट करने में शेयर, और इंपोर्ट करने का शेयर कितना है, 4% का। तो यहाँ पर भी बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव के अंदर है, तो डेफिसिट के अंदर। जापान की बात करते हैं, 9% आपका एक्सपोर्ट के अंदर शेयर है और इंपोर्ट के अंदर 7.5, यहाँ पे 1.6% का एक्सपोर्ट है, 2.6% का इंपोर्ट, ठीक है ना, ये चीज़। ईरान, कुवैत, यहाँ से हम क्या मंगाते हैं, तेल, ऑयल मंगाते थे, इस कारण ऑयल मंगाते हैं तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है देन एक्सपोर्ट। ईरान, कुवैत, आप देख सकते हैं
कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 0 पॉइंट समथिंग में, इंपोर्ट हो रहा है 2 पॉइंट समथिंग, एक्सपोर्ट कर रहे हैं 0 पॉइंट समथिंग में, इंपोर्ट हो रहा है 4 और 3 में। तो इस कारण कुवैत वगैरह सबसे हमेशा जो है वो डेफिसिट के अंदर रहा, ठीक है। और एक जो है वो सरप्लस से डेफिसिट के अंदर कौन सा देश चला गया है, दैट इज़ रशिया। रशिया से पहले एक्सपोर्ट करते थे हम लोग 16% का और इंपोर्ट करते थे 5% का, 11% का बैलेंस ऑफ ट्रेड था हमारा पॉजिटिव के अंदर, सरप्लस के अंदर। लेकिन अब क्या है, अब रशिया को एक्सपोर्ट हम करते हैं 0.6% का और इंपोर्ट जो करते हैं वो 1.4% का। तो ये क्या हो गया, दैट इज़ 0.8% का नेगेटिव के अंदर। तो रशिया को जो पहले हम लोग 11% का गेन कमा रहे थे वो अब डेफिसिट के अंदर कन्वर्ट हो गया 0.8%। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपका सरप्लस कौन से कंट्री के साथ था, यूएसए और एक और लाइक यूके। और डेफिसिट कौन से कंट्री के साथ आपका रहा है हमेशा, लाइक यूरोपियन यूनियन, लाइक कुवैत, लाइक ईरान, है ना, जापान। तो ये सब के साथ सरप्लस से डेफिसिट के अंदर कौन सा देश के साथ वॉर्स हुआ है ट्रेड, दैट इज रशिया। रशिया के साथ वॉर्स हुआ है ट्रेड। गेटिंग, हाँ। अब बात आता है, हमने पढ़ लिया 50 से लेकर के 2010 तक का, 1950 60 से लेकर के 2010 तक का पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2011 से लेकर के 2020 तक का, कि क्या कंपोजिशन है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से देश में कितना हम लोग कर रहे हैं। तो अगर 2010 से 2020 में देखिएगा ना, तो कंपोजिशन क्या है आपका, दैट इज कंपोजिशन क्या बताता है, कॉमोडिटी वाइज एग्रीकल्चर का कितना है, इंडस्ट्री का कितना, ठीक है ना ये। और आपका डायरेक्शन क्या बताता है, कौन से देश के साथ कितना है। तो अगर देखिए कि कौन से आइटम का कितना है शेयर, तो सबसे ज़्यादा जो है आपका एक्सपोर्ट में क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल को हम लाते हैं यहाँ पे, रिफाइन करते हैं और फिर बाहर उसे बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या है, दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए पहले 18% था आपका 2011 के अंदर, लेकिन अब वो डिक्रीज होकर के कितना आ गया है, 13%। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, याद रखने का चीज़। फिर प्रीशियस स्टोन, पेयर्स, तो ये सब का पहले 9% था, अब 7%। पहला पेट्रोलियम, दूसरा स्टोन वाला, तीसरा ड्रग्स, है ना, बायोलॉजिकल, पहले 2.3% था, अब कितना हो गया, 5% हो गया। समझ लो, अब 5% हो गया, जो कि इंक्रीज किया ड्रग्स वगैरह सब में, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल। गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल के अंदर 2011 के अंदर 4.3 का था, और मतलब गोल्ड का क्या होता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे उसको कढ़ाई वगैरह किया जाता है और उसके बाद उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो 4.3 था, अभी भी लगभग सेम है। आयरन की अगर बात किया जाए 2.7, अभी 3 है। तो ये आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा आपको जो 2-3 याद रखना है, पहला पेट्रोलियम, दूसरा स्टोन वाला, तीसरा दैट इज़ योर केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, तो वो वाला, चौथा गोल्ड वाला। तो ये 4 आपको बस याद रखना है कि क्या है, ठीक है। सबसे ज़्यादा शेयर किसका आपका, दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का। उसके बाद आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट के अंदर अगर देखें तो क्या आपका आता है, तो इंपोर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर किस चीज़ का होता है, दैट इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, क्रूड ऑयल की सबसे ज़्यादा आपका इंपोर्ट होता है ना। हम बाहर से तेल मंगाते हैं, है ना, जो कि हमारा 80% से ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के ऊपर, तेल पे, जिस कारण सबसे ज़्यादा 27% जो है आपका इंपोर्ट के अंदर शेयर वो तेल का है। अब जो 21% हो गया है शेयर, पहले 27%। फिर गोल्ड, हमारे देश के अंदर विश्वास किया जाता है कि गोल्ड पहनना चाहिए सभी को शादी में, है ना, देते हैं, प्रथा है। इस कारण गोल्ड का बहुत ज़्यादा डिमांड इंडिया के अंदर होता है, खास करके साउथ में, तो खास करके इसलिए इंडिया के अंदर गोल्ड का इंपोर्ट 11% का, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में मिला करके देख लीजिए लगभग 30% बना रहा है आपस में। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का 4.3 अब 4 दैट इज़ 5.6। कोक, है ना, कोल, ये सब का। फिर स्टोन का, ठीक है ना। तो जो आपको याद रखना है, 2-3 ही याद रखना है, ये तीनों बस। पहला क्रूड ऑयल,
का आपका पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, दूसरा गोल्ड, तीसरा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है, जिसका आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। चलिए उसके बाद आपका आता है तो आपका आयरन एंड स्टील। देखिए कि यहाँ पे आपका आयरन एंड स्टील इंपोर्ट सबसे नीचे है और आयरन एंड स्टील यहाँ पे एक्सपोर्ट में ऊपर है। मतलब आयरन एंड स्टील में क्या होता है हमारा, अच्छा होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते दैन इम्पोर्ट। डायरेक्शन की अगर बात करते कौन से देश के साथ कितना हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 11 से 20 के अंदर, सबसे ज़्यादा यूएसए से, सबसे ज़्यादा शेयर यूएसए से, गेटिंग माई पॉइंट। फिर यूएई से 9.21%। फिर चाइना से, दैट इज़ योर एक्सपोर्ट हम लोग किसे करते हैं, फिर आपका चाइना से 5%। फिर हांगकांग, सिंगापुर, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश, नेपाल। तो जो आपको याद क्या रखना है, यूके यूएस के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और शेयर किसका सबसे ज़्यादा होगा, कौन से देश का, यूएस का होगा, समझ रहे हो। पहला यूएस, दूसरा यूएई है ना, दैट इज़ अरब वाली देश। तीसरा आपका आ जाता है चाइना को एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं तीसरा। फिर हांगकांग। तो ये तीन आपको याद रखते हैं, 3-4। फिर आपका इंपोर्ट डेस्टिनेशन की बात आ जाए कि इंपोर्ट सबसे ज़्यादा आपके यहाँ कहाँ से आता है, बताइए। जो घुसा हुआ है चाइनीज़ माल आपके इकॉनमी के अंदर सभी जगह समझ से। दूसरा, अगर यूएसए को हम दे रहे हैं तो यूएसए से कुछ लेना तो पड़ेगा, दूसरा यूएसए। फिर यूएई, समझ रहे हो। तो ये उल्टा कर देना है, यहाँ पे जो 1 2 3 है इसको उल्टा कर दो, 3 2 1, 3 2 1। तो चाइना, फिर आपका यूएसए नहीं, 3 1 2 आएगा, 3 1 2, दैट इज 3 1 2, ठीक है। पहले चाइना, फिर यूएसए, फिर यूएई। तो ये आपका ट्रेंड है इंपोर्ट के अंदर। फिर सऊदी अरबिया, क्योंकि सऊदी अरबिया इराक वगैरह से तेल लेते हैं, तो ये सब 4-5 नंबर पे आते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका ओवरऑल हो गया किसके ऊपर बात, आपका टोटल बात हो गया, दैट इज़ फॉरेन, दैट इज़ एफटीपी के ऊपर, ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि क्या किसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसका रोल है, ठीक है ना। और हमारा फिर इसका क्या कंपोजिशन है ना, क्या इसका जो है उसके बाद सेक्टर वाइज आपका क्या इसका डायरेक्शन है। तो वो हम लोग सारा अच्छे तरीके से देख लिए, ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ आपका ख़त्म हुआ। एक चीज़ में इसमें रखना है कि एक्सटर्नल डेप्थ जो है हमारे देश का, एक्सटर्नल डेप्थ वो हमारा जीडीपी का 21% है, 21% ऑफ जीडीपी एक्सटर्नल डेप्थ हमारे देश का, ठीक है ना। एक ये डाटा है, ओके। अब हम लोग इसी में एक आगे टॉपिक चलते हैं, दैट इज ट्रेड इम्बैलेंस। क्योंकि क्वेश्चन आप देख चुके थे ट्रेड इम्बैलेंस क्या है, उसको कैसे कम कर सकते। तो ट्रेड इम्बैलेंस है क्या, ट्रेड इम्बैलेंस बेसिकली, इम्बैलेंस का मतलब क्या, थोड़ा गड़बड़ होना। और गड़बड़ कब होगा, जब आपके देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे। मतलब इंपोर्ट अगर हमारे देश के अंदर ज़्यादा हो रहा है देन एक्सपोर्ट, तो हमारे देश के अंदर क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा ट्रेड के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज ट्रेड डेफिसिट इज सेड टू बी द, ट्रेड इम्बैलेंस को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। व्हेन इम्पोर्ट डन बाई अ कंट्री एक्सीडेड एक्सपोर्ट, जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो दैन एक्सपोर्ट इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, तो उसी को कहते हैं आपको, ठीक है ना। दैट इज निगेटिव बीओटी। बीओटी क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो अगर निगेटिव बीओटी है दैट इज ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड इम्बैलेंस, ओके। ट्रेड डेफिसिट जो है वो मेज़र करता है कि किसी भी कंट्री का जो है वो इंटरनेशनली ट्रेड में क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो व्हाट इज हैपनिंग विद दोज कंट्री। गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, हाँ, गिव मी अ सेकेंड प्लीज, हाँ सही होगा। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के आधार पे, है ना, कि क्या हो रहा है। उसके बाद ट्रेड डेफिसिट जो है वो अकर क्यों करता है, बिकॉज नेगेटिव ट्रांजेक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर नेगेटिव है तो आपका क्या होगा, ट्रेड डेफिसिट नेगेटिव होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को में कैलकुलेट करके वो
वो बताता है कि ट्रेड डेफिसिट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? किसी भी कंट्री का ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है कौन? बैलेंस ऑफ पेमेंट, वही चीज़। कॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट होने का कॉज क्या है? सबसे पहला कॉज है कि बाहर वाले को हम गुड्स को ज़्यादा खरीदने लगते हैं देन अपने गुड्स को, डोमेस्टिक गुड्स को, दैट आर द कॉज ऑफ आपका ट्रेड डेफिसिट, है ना। दैट इज द कंट्री डज नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग, इट नीड टू इम्पोर्ट, है ना, कि उसे कोई दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, दैट वॉज द कॉज। उसके बाद आता है इट कैन अकर व्हेन कंपनी आर इन्वॉल्विंग इन द मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमारे अडानी अंबानी साहब जो हैं वो चले गए जहाँ पे अच्छा कोई देश है जहाँ पे टैक्स वगैरह कम लगता है, वहाँ पे जाकर के प्रोड्यूस कर रहे, प्रोडक्शन कर रहे और इंडिया के अंदर ला करके फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट क्या होगा? इंक्रीज करेगा वैसे केस में। तो डैट आर द काउज, कि पहला काउज क्या है कि हम सारा गुड्स नहीं बना सकते, कुछ हमारा इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट होता है। दूसरा, हमारे अगर जो फर्म है वो बाहर चले गए प्रोडक्शन करके हमारे देश के अंदर इंपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा। इम्पैक्ट क्या पड़ता है ट्रेड डेफिसिट का? इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ट्रेड डेफिसिट हो रहा है लेकिन आपके रेसिडेंट, आपके लोगों का जो इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो हाई होगा, है ना, क्योंकि इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट गुड होगा, सस्ता मिलेगा, है ना, टेक्नोलॉजी आएगा, नया टेक्नोलॉजी आएगा, जिससे क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्या? गवर्नमेंट जो है, हमेशा गवर्नमेंट को ख्याल रखना पड़ेगा फॉरेक्स रिजर्व का, कि उसके जो गैप है वो कम नहीं हो, फॉरेक्स रिजर्व कम नहीं हो, ठीक है ना, ताकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, ऐसा नहीं हो, तो हमेशा ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना, सरकार को। फिर उसके बाद आता है दैट इज हाई ट्रेड डेफिसिट मेक इट नेसेसरी फॉर इन्वेस्टर टू रिड्यूस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गैप, है ना। हाई ट्रेड डेफिसिट होने के कारण क्या है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनको इंसेंटिव जाता है कि इस गैप को कम करो, वहाँ पर जा कर के प्रोडक्शन करो, है ना, क्योंकि वहाँ की वैल्यू क्या होगा? हमारा करेंसी डेप्रिशिएट करेगा, हमारा करेंसी डेप्रिशिएट करने के कारण एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस होगा, जिसके वजह से जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर है वो सोचेंगे नहीं, चलो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हाई ट्रेड डेफिसिट लीड्स टू व्हाट? जॉब आउट, मतलब जॉब बाहर जाना, कि ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, मतलब क्या? बाहर के फर्म में ज़्यादा आउटपुट बन रहा है, हमारे फर्म के अंदर कम आउटपुट बन रहा है, तो बाहर वाले देश के अंदर जो एम्प्लॉयड होंगे लोग वो ज़्यादा होंगे देन हमारे देश के अंदर जो होंगे, इसलिए हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, दैट इज आउटसोर्स्ड, ठीक है। डिमांड फॉर इम्पोर्टेड गुड्स लीड टू अ डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर द लोकल गुड, है ना, कि बाहर वाले गुड का हम ऑडी BMW का अगर डिमांड कर रहे हैं तो जो टाटा मोटर्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। फिर एडवांटेज क्या है ट्रेड डेफिसिट का? एडवांटेज ट्रेड डेफिसिट का है कि लार्ज नंबर ऑफ गुड आता है, और लार्ज नंबर ऑफ गुड आने के पास लोगों के पास होता है कि वो कौन सा गुड खरीदे, नंबर ऑफ चॉइसेस ज़्यादा होता है ना, तो प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, प्रोडक्ट कैपेबिलिटी, है ना। उसके बाद अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ किसी गुड के अंदर, है ना, लाइक प्याज का मैंने एग्जांपल दिया था, ओनियन का अंदर अगर शॉर्टफॉल है तो ये प्राइस को चेंज नहीं करता है, तो प्राइस को क्या ये रखता है? दैट इज रिजिड रखता है ना, ज़्यादा चेंज नहीं करता। इट हेल्प इन टू अवॉइड एनी शॉर्टफॉल इन द गुड। फिर नेक्स्ट क्या है कि ये बताता है कि जिसमें देश का कॉम्परेटिव एडवांटेज है वो काम करो, नहीं काम करोगे तो घाटा होगा, क्योंकि बाहर वाला आके बेचेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट महंगा होगा, तुम बाहर निकल जाओगे, ठीक है ना। इसलिए जिस चीज़ में तुम्हारा एडवांटेज है, सस्ता तुम बनाते हो जिस चीज़ में, वो चीज़ तुम काम करो, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारे जगह पे वो बेचने लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर तुम अच्छा हो, ठीक है। ये इट अलाउ व्हाट? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब है आपके देश के अंदर लाता है, क्योंकि आपका करेंसीज डेप्रिशिएट करेगा, जिसके कारण एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस होगा, साथ में सोचेंगे नहीं चलो वहाँ पे काम करते हैं, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होगा। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि क्या आपकी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट आने के कारण क्या होगा कि इंपोर्ट आपके इकोनॉमी के अंदर प्राइस को कम कर देगा, प्राइस को सस्ता कर देगा, और प्राइस को कम करने के कारण इकोनॉमी में क्या आ जाएगा? डिफ्लेशन आने के कारण क्या होगा? फिस्कल
फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिफ्लेशन आने के कारण सरकार जो बोरो कर रखी है उसको अब ज़्यादा महंगा पड़ेगा पे करने में, ज़्यादा कॉस्ट, उससे बोरोइंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। गेटिंग? हाँ। नेक्स्ट वन इज मोर जॉब आर आउटसोर्स्ड, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर हो जाएगा, है ना। जो जॉब है वो बाहर के देश में ज़्यादा, हमारे देश के अंदर कम। तीसरा है दैट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द कंट्री मे एंड अप प्रोवाइडिंग ऑनरशिप टू इट्स रिसोर्सेज एंड एसेट टू द फॉरेन कंट्री, मतलब कि फॉरेन कंट्री वाले को हम, हो सकता है कि हम अपने देश के ज़मीन एसेट बेचें उनको, है ना, ये स्थिति आ सकता है, ठीक है ना। दैट इज़ योर डिसएडवांटेज। एंड लास्ट डिसएडवांटेज इज आपका जो करेंसी है वो क्या करेगा, डेप्रिशिएट, डिक्रीज कर जाएगा उसका वैल्यू, मतलब फ्लक्चुएशन आ जाएगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का उसका होगा, समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया ओवरऑल लेक्चर्स ऑन व्हाट, दैट इज ट्रेड इम्बैलेंस या ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं। काउज क्या है, दो काउज है। पहला, सभी चीज़ हम नहीं बना सकते हैं, बाहर वालों को भी कुछ बनाना है वो बेचेगा। दूसरा, हमारे फर्म बाहर बेच रहा है वो हमारे यहाँ आकर के बेच सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट को, इसके कारण बढ़ाओ, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकॉनमी के ऊपर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। फिर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद करेंसीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो ये सब चीज़ें। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि नंबर ऑफ गुड इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस कोई शॉर्टेज अगर किसी प्रोडक्ट के आ रहा है उसको कम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करेगा। डिसएडवांटेज क्या है आपका, कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको इंक्रीज करेगा, फॉरेक्स रिजर्व है उसको कम करेगा। फिर उसके बाद माइक्रो इनस्टेबिलिटी काउस होगा इसके कारण, समझ रहे हो ना। तो ये सब इसका क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, तो ये आपका डिसएडवांटेज। तो ये आपका टोटल कंप्लीट हुआ, दैट इज हाँ, एक और है, हाँ नहीं, ये अभी थोड़ा ये पेज बाकी है, क्योंकि 2023 के अंदर न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आया है। तो अब हम देखने जा रहे हैं नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज के अंदर क्या बातें कही गई है। तो 2023 के अंदर नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज आया है। इसके अंदर कहा गया कि 2030 तक इंडिया जो है वो 2 ट्रिलियन का इकॉनमी बन जाएगा, 2 ट्रिलियन इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी बन जाएगा। अभी जो है वो इंडिया का सर्विसेज सेक्टर और आपका एक्सपोर्ट मिला करके आपका कितना बनता है, टोटल बनता है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 760 बिलियन कर रहे हैं, 760 बिलियन कर रहे हैं। और इसे कहा गया कि 2030 तक जो है वो हम इसे कितना कर देंगे, 2 ट्रिलियन जो है वो हमारा एक्सपोर्ट होगा, 2 ट्रिलियन, ठीक है ना। इसके अंदर 4 की पिलर के ऊपर फोकस किया गया है। और ये किन के द्वारा, दैट इज़ पीयूष गोयल हमारे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के यही है अभी मिनिस्टर, तो इनके द्वारा ये लाया गया FTP 2023। इसके अंदर 4 पिलर के ऊपर फोकस किया गया। पहला पिलर है दैट इज़ इंसेंटिव टू रिमिशन, इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि लाइक PLI स्कीम, वैसे तरीके के इंसेंटिव दिया जाएगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट हो, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हो, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो, तो इंसेंटिव दिया जाएगा। दूसरा, कोलैबोरेशन, कि कोलैबोरेशन कराया जाएगा लाइक स्टेट के साथ, एक्सपोर्टर के साथ, है ना। डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई है, कोई लोकल है, तो आपस में कोलैबोरेट करेंगे और आपस में टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन को शेयर करके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे और इससे 2 ट्रिलियन इकॉनमी के पास पहुँचेंगे। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे बड़ा समस्या क्या है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, सॉरी लेबर कॉस्ट कम है, लेकिन लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा है, स्टोरेज की समस्या है। तो इसके लिए क्या, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को में आपको और अच्छा करना है। वो जो 12 इंडिकेटर है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, उसको में आपको और अच्छा करना है, ठीक है ना। अब तो हर स्टेट का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आने लगा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर स्टेट का पता चलता है कि कौन सा स्टेट कितना अच्छा कर रहा है बिजनेस एक्टिविटीज़ को स्मूथली रन कराने में, कौन से स्टेट के अंदर ज़्यादा अच्छा है। एंड लास्ट वन इज़ इमर्जिंग एरिया, दैट इज़ ई-कॉमर्स जो है उसको डेवलप करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज के अंदर कि ये डिस्ट्रिक्ट ये काम स्पेसिफिक, यहाँ से ई-कॉमर्स इसका ई-कॉमर्स के साथ जोड़ेंगे,
वहाँ से लाइक बनारस के अंदर हैंडीक्राफ्ट अगर साड़ी है वहाँ अगर अच्छा बनता है तो ई कॉमर्स से जोड़ेंगे कि बनारसी साड़ी बिल्कुल है, समझ लो ना, वहाँ पे प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। तो दिस इज़ योर आपका 4 पिलर यही था आपका जो अप्रोच था। अब बात आता है कि अभी के सिनेरियो में क्या है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितना है। तो अप्रैल दिसंबर 2022 ये अप्रैल से दिसंबर 2022 का डाटा उठाए तो यहाँ पर क्या है कि 2021 के अंदर जो आपका एक्सपोर्ट था 305 बिलियन डॉलर था और इम्पोर्ट था जो 441 बिलियन डॉलर था, ठीक है। तो अगर ट्रेड इम्बैलेंस देखें कितना है, दैट इज़ 136 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। ये लगभग कोविड का अभी तक यहाँ पे इम्पैक्ट था, कोविड का था इम्पैक्ट 21 के अंदर 22 आया जिसके कारण डिमांड इंक्रीज़ किया लोगों का, इंपोर्ट इंक्रीज़ किया और इंपोर्ट कितना इंक्रीज़ कर गया 551। एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा 305 से 332 पे, लेकिन जो इम्पोर्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा। अब जो आपका आ जाता है ट्रेड इम्बैलेंस वो कितना आ जाएगा 332, ये लगभग आ जाएगा 220, मतलब 220 बिलियन डॉलर का आपका क्या है, घटा है, डेफिसिट है, समझ रहे हो। तो ये बात कि डेफिसिट अभी के टाइम पे क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, ठीक है ना। तो ये डाटा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल हो गया फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर कंप्लीट लेक्चर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। आपको अगर कोई दिक्कतें आई होगी तो आप वहाँ पर क्लिक करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच, सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।